देखिए, आप लोग को मैंने पिछले क्लास में एक कंपनी बनाने के लिए दिया था। बन गया वो कंपनी? और अगर नहीं भी बना होगा तो वो 2 मिनट लगेगा बनाने में, बना लीजिएगा जो नहीं आया होगा। ओके। आवाज आ रहा है माइक का? अच्छा। अब देखिए, आप सभी को अच्छी तरह से मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि हम लोग अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। अब अकाउंटिंग के देखिए, अब अकाउंटिंग में कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आपको बता देता हूं कि हमें कैसे स्टेप को हम क्या क्या फॉलो करेंगे, जिससे प्रॉपर तरीके से हम किसी भी बिजनेस का हम पूरा 1 साल का अकाउंटिंग आराम से कर सकते हैं। वो स्टेप्स क्या है? देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है आपका? बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में देखा अकाउंटिंग होता क्या है ना? बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है ना, क्लासीफाई करना, एनालाइज करना। तो ये अभी यही चल रहा है हमारा स्टेप 1। अब जैसे ही हम लोग स्टेप 1 कंप्लीट करेंगे तो दूसरा हमारा क्या आएगा? जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे और साथ साथ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। ओके। तो दूसरे स्टेप में हमारा ये आने वाला। तीसरा स्टेप हम लोग लेजर के बारे में जानेंगे, खाता सब के बारे में जानेंगे, ट्रायल बैलेंस सब क्या होता है इसके बारे में। तो ये पूरा मैंने लगभग यहां से लेकर के आप देख रहे हो टोटल 10 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो स्टेप आप देख रहे हो, यानी कि हम लोग जब 10 स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब हम प्रॉपर तरीके से हम टैली तो एक एप्लीकेशन है, लेकिन हम अकाउंटिंग को, बिजनेस के अकाउंटिंग को समझ जाएंगे अच्छी तरह से। इसमें सारे वो स्टेप मैंने कवर कर लिए जो एक सीनियर अकाउंटेंट हो, चाहे कोई भी बिजनेस का अकाउंट डिपार्टमेंट संभालता है, उसको पता होना चाहिए। बेसिकली बात समझ रहे हो ना? सारे वो पॉइंट्स इसमें कवर है, जीएसटी भी है, टैक्सेशन भी है, सारा कुछ है इसके अंदर, राइट। फाइनली अब हम लोग आज जो है, देखिए पिछले क्लास में याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बैच में अलग अलग फील्ड से हो, कोई साइंस रखा हुआ है, कोई आर्ट्स है, कोई कॉमर्स है। अब जो आर्ट्स और साइंस से है या अदर फील्ड से और भी है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शुरुआत में। इसीलिए आप लोगों को, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग टर्म्स होता है, हमने देखा था पिछले क्लास में क्या बताया था मैंने आपको कि एक बिजनेस के अंदर जो मालिक होता है, वो जो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, उसे आप क्या कहते हो? कैपिटल कहते हो, है ना? नहीं नहीं, बिजनेस में जो पैसा मालिक द्वारा लगाया जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो कैपिटल कहलाता है। और उसके बाद मैंने एक और टर्म्स बताया था ड्राइंग के बारे में, याद है ना? तो वहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग एक एक करके, ये जितना ही मैं एक वर्ड का मैंने फाइल बना लिया, ताकि क्योंकि यहाँ पे पता है आपको लिखने का टाइम नहीं रहता है उतना, और मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोगों को ये मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। और उसके बाद एक एक करके सभी लोग, अगर आप वास्तव में रियल में अकाउंटिंग बहुत अच्छे तरह से सीखना चाहते हो, तो इन सारे 50 टर्म्स के बारे में पहले तो डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। बात समझे ना? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अलग अलग टर्म्स यूज होता है अकाउंटिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है ना? तो मैं एक एक करके जल्दी से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग देखते रहिएगा दोनों ही लैंग्वेज में। ओके। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था बताइए? अकाउंटिंग समझ में आ गया था पिछले क्लास में, राइट। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी बातें बता दिया था। अब एक बात बताइए, जो बिजनेस का ओनर होता है, मालिक होता है, अब वो जो पैसा व्यवसाय में लगाता है, अब व्यवसाय में मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए, मैं एक ओनर हूं, मैंने 10 लाख रुपए लगाया, तो व्यवसाय के लिए वो ठीक है, वो एक देखिए, अब कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए, संपत्ति चाहिए ना। एसेट्स का हिंदी क्या होता है? संपत्ति। अब कोई भी, आप एक छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस आप करना स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस का रेवेन्यू कहां से अर्न करता है? अगर बिजनेस में संपत्ति होगा तभी तो बिजनेस कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, है ना? अब जैसे मैं ही फास्टैग कंप्यूटर एकेडमी चला रहा हूं यहाँ पर, तो आपको भी मालूम है मेरे पास एसेट्स के नाम पर बहुत सारा चीजें मैंने लगा रखा है। क्या क्या लगा रखा है? कंप्यूटर्स है, ये फर्नीचर देख रहे हो आप, ये पंखा देख रहे हो, ये सिस्टम्स देख रहे हो, ये लैपटॉप्स है, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये मेरे फास्टैग का क्या है? एसेट्स है। अब देखिए, मेरा, मैंने बोला मेरे फास्टैग का क्या है, मैं भले ही ओनर हूं इसका, फास्टैग का, मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन फास्टैग एक अलग चीज है और मैं एक अलग हूं। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में ना, फास्टैग के लिए एक प्रकार का क्या एसेट्स है। अब मेरा जो फास्टैग है, कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो इन्हीं एसेट्स को यूज करके, है ना? तो एसेट्स क्या है समझ में आ गया ना? आप इससे बढ़िया आप इससे पढ़िए, रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो भविष्य में होने वाले, मतलब इससे क्या होता है, हम रेवेन्यू यानी कि इकोनॉमिक जनरेट करते हैं, किससे? एसेट से। कोई भी बिजनेस के पास अगर एसेट्स नहीं होगा तो वो रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अब देखिए, एसेट्स के कुछ नाम होंगे। जैसे एक बात बताइए, मैंने भी क्या बोला कि मेरे ये सारे मशीन, तो मशीन क्या है? एसेट्स है, संपत्ति है ना। दूसरा मैंने अभी बताया क्या कि ये लैपटॉप या ये मैंने फर्नीचर, ये सब क्या है?
एसेट्स है। वैसे ही कैश, अगर मान लीजिए मेरे व्यवसाय के पास कैश है तो कैश क्या है, एसेट्स है। ओके, बिल्डिंग, मशीन, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल में, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। आगे हम बहुत सारे एसेट्स के नाम देखेंगे अलग अलग, जैसे अभी मैंने दो चार नाम बोला है ना। अब एक बात बताइए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मैंने उधार में सामान बेचा 50,000 रुपए का, वो मेरा डेटर कहलाएगा। अभी इसी में टर्म से आगे जाकर के, अब वो जो 50,000 रुपए मुझे आने वाला टाइम में देगा, वो भी मेरा क्या है, एसेट्स है ना। जिस व्यक्ति से मुझे पैसा आगे लेना होगा वो भी मेरा क्या है, संपत्ति है। ओके, तो कहीं ना कहीं एसेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी बिजनेस के अंदर। और आप लोगों को मालूम है, वैसे रियल लाइफ में भी देखा जाए तो एसेट्स का बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग घर में रहते हैं, सबको मालूम, हमारे पास भी कुछ एसेट्स होगा, होगा कि नहीं होगा। प्रॉपर्टी हमारा है, मकान हमारा है, घर में सारा फर्नीचर सब रखा होगा, बहुत सारा सामान रखा, वो भी संपत्ति है। अब कितना है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। तो वैसे बिजनेस में भी होता है, कम ज्यादा डिपेंड करता है। और सब लोग चाहते हैं कि मेरा एसेट्स इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो, कम ना हो। तो यहां पर देखिए, एसेट्स को अकाउंटिंग के अंदर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी आपको मिलेगा क्या, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स वो होता है जो आप एक साल के अंदर अंदर, जो आपको कैश में कन्वर्ट करके वो एसेट्स आपको देता है एक साल के अंदर अंदर। या इसको आप ये समझ सकते हो, लिखा हुआ है देखिए, एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज्ड अप विद इन 1 ईयर। अब एक साल में ऐसा क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं, मेरा एक बिजनेस है, सामान खरीद के लाता हूं, बेचता हूं, मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। वो सामान क्या है मेरे बिजनेस के लिए, बताइए। स्टॉक क्या है, एसेट्स ही हुआ ना। सामान जिसको मैं खरीद के लाया, मेरा मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा शोरूम है, इसमें मैं लैपटॉप बहुत सारी चीजें बेचता हूं इलेक्ट्रॉनिक का, मान लेते हैं। तो वो जो लैपटॉप्स वगैरह मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी तो तत्काल वो एसेट्स है, लेकिन वो कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स होगा। क्यों, क्योंकि उस लैपटॉप को मैं एक साल के अंदर अंदर बेच करके कुछ पैसा कमाऊंगा, है ना, मेरे पास कैश आएगा। तो वो संपत्ति जो एक साल के अंदर अंदर कैश में तब्दील हो जाए, उसे आप क्या बोलते हो, करंट एसेट्स कहते हो, राइट। या और भी ऐसे चीजें होंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला था 50,000 का मैंने सामान उधार बेचा किसी, मान लो मोहन ट्रेडर को। अब मोहन ट्रेडर से मुझे 50,000 रुपए लेने हैं, तो वो मेरा क्या एक साल बाद देगा, एक साल के अंदर अंदर दे देगा, बताइए। एक साल के बाद देगा, एक साल के अंदर अंदर चुका देगा मुझे, वो एक साल के अंदर अंदर चुकाएगा ना। तो वो संपत्ति जो आपको एक साल के अंदर, जिसका अप डाउन होता ही रहता है, वो आपका कौन सा होता है, करंट एसेट्स। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, जो पैसा आपको रिसीव करना है किसी और से, समझ गए ना बात। अब और दूसरा तीसरा क्या लिखा है यहाँ पर एग्जांपल में, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का हिंदी होता है स्टॉक, यानी कि सामान जो बिजनेस के पास पड़ा रहता है, जिसको आपने बेचा नहीं होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का मतलब ये स्टॉक होता है। देखिए ये सारे टर्म्स मैं बार बार बोलूंगा अभी, कि इन सबको एक एक करके, जब तक आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आगे जाकर के जब हम रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो ये सारे टर्म्स आपका बहुत ज्यादा, हर रिपोर्ट्स में आप यही सब चीजें देखोगे, लिखा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को ये सारे टर्म्स पता होना चाहिए, राइट। तो करंट एसेट्स का मतलब समझ गए सर, फिक्स एसेट्स। अब बताइए मेरे पास एक और एग्जांपल ले लो। मान लीजिए फास्टेग के पास एक बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ पैसा पड़ा हुआ है मेरा ही, तो बताइए वो क्या मेरा करंट एसेट्स कहलाएगा, फिक्स एसेट्स कहलाएगा। बैंक में पैसा है, बताइए क्या कहलाएगा, करंट या फिक्स। फिक्स क्यों है भाई, जब मैंने एफडी करवाया होगा तभी ना फिक्स होगा। अगर मैंने उसको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए छोड़ा होगा तभी फिक्स होगा ना। अब मैं उसमें से पैसा निकालता हूं, जमा करता हूं, निकालता हूं, जमा, तो वो फिक्स कैसे हो गया, वो तो क्या हो गया, करंट हो गया ना। तो वर्तमान लिखा है ना, वर्तमान संपत्ति, जो जिसका अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे संपत्ति होता रहता है एक साल के अंदर, वो आपका करंट हो गया, बात समझे ना। वहीं पर आपका मकान है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा, है ना। मशीन है, ये मेरा मशीन है, ये मशीन क्या है, क्योंकि ये समझ रहे हो ना, ये लंबे समय के लिए इसको मैं यूज कर रहा हूं, लगभग 4 साल 5 साल से यूज कर रहा हूं, और ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो वो संपत्ति देखिए यहाँ पर फिक्स एसेट्स किसको कहा जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा जो बिजनेस में जो एसेट्स चलता है, उसे आप क्या बोलते हो, फिक्स एसेट्स कहते हो, ठीक है ना। अब फिक्स एसेट्स के कुछ यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो आप लोग। मशीन क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। बिल्डिंग क्या होगा, फिक्स एसेट्स। जमीन हम लोग लंबे समय के लिए यूज करते हैं ना, तो जमीन भी क्या होगा हमारा, फिक्स एसेट्स। तो इस दोनों का मतलब समझ गए ना आप लोग। करंट एसेट्स वो है जो एक साल के अंदर अंदर अप डाउन लगा रहता है उसका, और फिक्स वो होता है जो लंबे समय एक साल से ऊपर ऊपर चलता है, उसे आप फिक्स एसेट्स कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा क्या, अगला टर्म। देखो अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कोई इक्वेशन नहीं समझा रहा हूं, इक्वेशन सब आगे हम बताएंगे। अभी बस आपको सीधा क्या फोकस करना है, बताइए जल्दी से, टर्म्स पे फिक्स क्या है, करंट क्या है ना। अभी हमने देखा एसेट्स क्या है, अभी आप देख रहे हो अगला एक और टर्म्स क्या, लायबिलिटीज। अब बताइए, जहां पर आप बिजनेस, जो भी बिजनेस करता है कोई भी व्यक्ति, उसका कुछ ना कुछ बिजनेस में लायबिलिटीज तो होगा। बिजनेस का तो लायबिलिटी होता ही है, जैसे शुरुआत से ही लायबिलिटी बिजनेस को देखने को मिलता है।
मालिक ने पैसा लगाया 10 लाख रुपया, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, और वो हम क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल, है ना। तो कैपिटल जो हो गया बिजनेस के लिए एक प्रकार का क्या है, लायबिलिटी है ना। बिजनेस एक अलग कैरेक्टर है, मैंने बताया था आपको। तो बिजनेस यानी कि लायबिलिटी क्या है, वो है ऑब्लिगेशन दैट अ बिजनेस हैज टू पे इन द फ्यूचर एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन। तो अगर आप समझ, इतना सिंपल भाषा में अगर आप यही समझोगे कि लायबिलिटी मतलब दायित्व, यानी कि जो पैसा बिजनेस को चुकाना है, जो चुकाना है व्यवसाय को पैसा, उसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। हम लोग अपने लैंग्वेज में भी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना, यार मेरे ऊपर इतना का लायबिलिटी हो गया, देखो ना मेरे फैमिली के ऊपर 1 लाख का लायबिलिटी है, मुझे चुकाना। लायबिलिटी मतलब क्या, चुकाना है, रखना नहीं है, चुकाना है, समझे ना बात। तो सिंपल भाषा में देखो तो कर्जा, भार, दायित्व, इसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। अब एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए जो मैंने आपको पिछले क्लास में एग्जांपल बताया था, अब मैं ही यहां पर जैसे भी फास्टैग से रन कर रहा हूं, तो बताओ मैंने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए, क्या हुआ, इस फास्टैग के ऊपर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया ना, लोन एक लायबिलिटी हो गया, है ना। या मैंने क्या किया, अपने दोस्त से 5 लाख रुपए उधार ले लिए बिजनेस को चलाने के लिए, वो 5 लाख जो दोस्त से उधार ले रहा वो भी क्या है, लायबिलिटी है, मुझे चुकाना पड़ेगा। या मैंने क्या किया, किसी क्रेडिटर से मैंने 2 लाख रुपए का सामान उधार में खरीद लिया, उधार में ले लिया, बस नगद नहीं, उधार में ले लिया, तो वो उधार में ले लिया क्या है, वो लायबिलिटी है, यानी कि मुझे चुकाना है। तो देखिए लायबिलिटी भी दो टाइप को आपको दिखाई देगा। यहां पर पहले एग्जांपल देख लो, लोन, जो भी बिजनेस लोन लेगा वो सब क्या है, लायबिलिटी है। जितने भी टाइप का पेबल होगा, पेबल्स मतलब जैसे मैंने भी बताया, क्रेडिटर को हम पे ही करते हैं ना, क्रेडिटर मतलब हमारा जो लेनदार होगा, जो लेनदार होगा हमारा क्रेडिटर, अभी आगे इसी में टर्म्स आएगा आपको। क्रेडिटर का हिंदी होता है क्या, लेनदार। तो जो लेनदार जिससे हमने सामान उधार में लिया है, वो आज ना कल मेरे से पैसा लेगा, है ना, तो उसे आप क्या बोलोगे, पेबल, यानी कि वो हमारे सारे क्या है, पेबल। और अभी अपने एक और शब्द देखा था क्या, रिसीवेबल, देखा था ना ऊपर, रिसीवेबल मतलब जो मुझे प्राप्त करने हैं, और जो मुझे देने हैं वो सारे क्या हो गया, पेबल। जैसे मान लीजिए कोई बिजली का बिल आया और वो मुझे पे करने होंगे, राइट, अगर मैंने वो पे नहीं किया तो मेरे सारे क्या है, पेबल्स है। तो इस तरीके से, तो देखिए लायबिलिटी भी दो टाइप का होता है। एक आपका हो गया क्या, करंट लायबिलिटी, यहां पर आगे मैं आपको दिखा देगा। करंट लायबिलिटी का मतलब ये हो गया, वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आप चुकता कर देते हो, उसे आप क्या बोलोगे, करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर आपने चुका दिया, वो आपका करंट लायबिलिटी हो गया। अब एक बात बताइए, मोहन ट्रेडर का नाम का एक व्यक्ति है, जैसे मैंने 2 लाख का उधार लिया था सामान, उसको क्या मैं 1 साल से ऊपर पैसा रखूंगा क्या, नहीं ना, उसे आप 1 साल के अंदर अंदर क्या करोगे, आप चुका दोगे। तो वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर चुका देते हो, उसे आप क्या बोलोगे, करंट लायबिलिटी। जैसे कोई अकाउंट्स पेबल हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन ले लिया आपने, मतलब 1 साल के अंदर जो आपको लोन चुकाना है वो ले लिया, या कोई आउटस्टैंडिंग हो गया, बकाया, जैसे मान लीजिए बिजली का बिल 5,000 आया हुआ था, अभी मैंने पे नहीं किया, बाद में पे करूंगा, लेकिन 1 साल से ऊपर नहीं रख सकता हूं, है ना। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये सारे के आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, तो ये सब क्या है, करंट लायबिलिटी है, डन। और वो लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या किसे बोलते हो, जो 1 साल से ज्यादा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग टर्म में कोई लोन ले लिया, 50 लाख रुपए आपने बैंक से लोन ले लिया बिजनेस को और ज्यादा वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए और ज्यादा काम करने के लिए, तो वो मेरा 1 साल के अंदर नहीं चुकाऊंगा, वो क्या होगा, लंबे टाइम के लिए चलेगा, राइट। तो वो लायबिलिटी आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। तो ये हम सब आगे डिटेल में देखेंगे, अभी आप टर्म्स पे फोकस करिए। अब इक्विटी क्या होता है, देखिए इक्विटी क्या होता है, सुना है आप लोगों ने नाम इक्विटी का, अकाउंट्स के स्टूडेंट है ना, आप लोग देखते होंगे टीवी पे अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, अभी सीजन 4 भी लॉन्च हुआ है, शार्क टैंक, मालूम होगा। और शार्क टैंक देखते हो आप लोग, वैसे कोई नहीं देखता है, अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, हमारे इंडिया के जो पॉपुलर बिजनेसमैन है, जो काफी मैंने बताया भी था शायद एक बार आप लोगों को, बताया तो था आप लोगों को, वो लोग एज ए इन्वेस्टर वहां पर, इन्वेस्टर मतलब रहते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, बात समझे ना। अब जैसे मान लीजिए आप ही किसी एरिया से आए हो, आपके पास फंडिंग, आपको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो आप कहाँ पे रेज करने के लिए जाओगे, बहुत सारे जगह है, आप बैंक से भी पैसा ले लेते हो, आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढते हो जो कोई बंदा मेरे बिजनेस में क्या करे, पैसा इन्वेस्ट करे। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम आता है टीवी पे, शार्क टैंक। आप, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ना एक टर्म्स आया इक्विटी नाम का, बात समझे ना। अब मान लीजिए मैं ही एक शार्क हूं और आप सामने वाला बंदा कोई बिजनेस अपना सुना रहा है, मुझे अपना बिजनेस के बारे में पिच कर रहा है, तो मैं उसको अगर बिजनेस पसंद आ गया, मेरे को आपका बिजनेस पसंद आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, अपना हिस्सेदारी मांगूंगा कि मुझे इस बिजनेस में, मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, लेकिन मुझे इसमें 5% चाहिए, मुझे 10% चाहिए, बात समझ रहे हो ना। यानी कि बिजनेस आपका है, लेकिन मैं उसमें क्या कर रहा हूं, 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ हिस्सेदारी चाहिए ना, हिस्सेदारी तो चाहिए, इसलिए मैंने पैसा लगाया। तो उस शब्द को क्या बोलते हैं, इक्विटी, बात समझे ना। चलिए जी, अगला क्या है आपका, देखो रेवेन्यू।
तो रेवेन्यू आपका आय, द टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज। सिंपल है भाई, एक साल में बिजनेस जो भी एक्टिविटी करेगा, चाहे कोई गुड्स बेच रहा है चाहे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे जो उसको पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेवेन्यू, आय कहलाएगा। समझे ना बात। जैसे मैं ही एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं यहाँ पर, और भी चीजें कर सकता हूं, मान लीजिए बहुत सारे टाइप का सर्विस प्रोवाइड करता, तो उससे जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, बिजनेस का क्या कहलाएगा, वो रेवेन्यू कहलाएगा। तो चाहे वो गुड्स से आए, देखो लिखा भी है मेनली फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस। तो चाहे आप कोई गुड्स बेच करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करके। ओके, तो ये आगे हम लोग ये एग्जांपल सब तो आगे हम देखने वाले हैं, बट अभी आपका फोकस मैं बार बार बताऊंगा किस पे होना चाहिए, शब्दों पे। आगे क्या है, एक्सपेंसेस। वे देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना थोड़ा सा ना इसका जो हिंदी देखोगे तो मतलब लगता रहता है यार पता नहीं किस टाइप का है। अब एक्सपेंस का हिंदी अगर देखो तो खर्चा होता है, वैसे खर्चा, एक्सपेंस का मतलब क्या है, खर्चा। अब आपको ही मालूम है कोई भी बिजनेस हो, अपने बिजनेस में एक साल में कई टाइप के खर्चे होते हैं, अलग अलग टाइप का। तो यहां पे लिखा है द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। अब सिंपल सा बात है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो रेवेन्यू आप मतलब कहीं ना कहीं आप खर्च करोगे रेवेन्यू को लाने के लिए, एक्सपेंसेस तो होंगे ना। अब जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी भी क्या है आपका, एक्सपेंस हो गया। आप इस मकान में रह रहे हो, उसका किराया दे रहे हो, वो भी क्या है आपका, एक्सपेंस है। सिंपल है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो जिससे आपको बेनिफिट मिलता है, उसके बदले जो आप पैसा चुका रहे हो, जैसे मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है, उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है ना, काम कर रहा है, उसके बदले मैं उसको दूंगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल और भी चीजें हो सकता है, इस मकान में मैं रह रहा हूं, इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और उसके बदले में मकान वाली को क्या पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, तो वो रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है। समझ रहे हो ना बात। बिजली का बिल, भाई बिजली से मेरे को ये सारी लाइटें वगैरह सर को सब कुछ बिजली से ही आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं, लेकिन उससे मुझको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो जिस बेनिफिट के बदले आप पैसा दे रहे हो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है। और वैसे भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भैया एक्सपेंस तो करना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। तो कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, आगे हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि एक्सपेंस भी दो भागों में बांटा हुआ है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो किसी सामान को प्रोडक्शन में, किसी सामान को बनाने में लगाया जाता है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। सामान को बनाने में या सामान से रिलेटेड जो खर्चा होता है ना बिजनेस में, वो कौन सा खर्चा कहलाता है, डायरेक्ट। और दूसरा कौन सा इसका टाइप है, इनडायरेक्ट, जो इसके अलावा कुछ भी और खर्चा हो रहा है, मतलब सामान को बनाने में नहीं लग रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो वो सारे खर्चे कौन से कहलाएंगे, इनडायरेक्ट। अब जैसे देखो ना, मान लीजिए मेरा कोई सामान, मेरा कोई बिजनेस है जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, कुछ बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लेते हैं, तो उसमें जो मुझे पैसा लगेगा बनाने में, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो हमारी कंपनी माउस बनाती है, राइट। अब माउस बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल आप खरीद करके ला रहे हो, अब उसमें भाड़ा लग रहा है, भाड़ा लग रहा है मतलब कैरेज लगा है ना, तो कैरेज क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। बात समझे ना, क्योंकि ये जो भाड़ा लग रहा है ना मेरा, किससे रिलेटेड है, ये गुड्स को बनाने में। बताइए, इसको बनाने के लिए मैंने कुछ इंप्लॉय रखा हुआ है, उसको मैं वेजेस देता हूं या सैलरी देता हूं इसको बनाने के लिए, तो वो इंप्लॉय का जो मैं सैलरी दे रहा हूं या वेजेस मजदूरी दे रहा हूं, वो क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन कौन सा, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये किसी गुड से रिलेटेड है। जब आप किसी गुड से रिलेटेड कोई खर्चा कर रहे हो ना, बेसिकली जो बिजनेस का मेन ऑपरेशंस है, उससे रिलेटेड जो खर्चा हो रहा है, उसको आप किस में जोड़ोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, लेकिन वो आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट में ही ऐड होगा, है ना। अब कॉस्ट में क्यों होगा, देखो सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए मुझे रॉ मटेरियल लगा करके ये सामान को बनाने में 100 रुपए लगा, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कच्चा माल लाया, 100 रुपए लगा पूरा सब कुछ प्रोसेस करने के बाद, बनाने के बाद, लेकिन इसमें मुझे लेबर चार्ज भी 10 रुपए लगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 रुपए भाड़ा भी लगा, तो टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ गया, 100 रुपए का रॉ मटेरियल प्लस 10 रुपए लेबर, कितना 10 रुपए लेबर चार्ज और 20 रुपए का भाड़ा लगा मान लीजिए, तो बताइए टोटल इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा, 130 रुपया ना। अगर मैंने इसको 150 में बेचा तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए प्रॉफिट होगा, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, ये जो 10 रुपया, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है इस सामान को बनाने में, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और मैंने किस में ऐड कर दिया, अपने गुड्स के कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो ये आगे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस सबको लिखा जाता है। पीएल अकाउंट सब पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब, उसमें बताऊंगा मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब एक बात बताइए,
मैंने अपने बिजनेस का एडवर्टाइज किया, डिजिटल एडवर्टाइज किया, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, कहीं कहीं यूट्यूब, हर जगह पर मैंने क्या किया, एडवर्टाइज किया। अब एडवर्टाइज किया वो भी एक खर्चा ही है, लेकिन वो कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो इनडायरेक्ट खर्चा क्यों है, क्योंकि ये किसी गुड से रिलेटेड नहीं है। आप भाई एडवर्टाइज कर रहे हो तो एडवर्टाइज कर रहे हो तो वो आपका कहीं गुड्स से, वो बिजनेस का एडवर्टाइज हो रहा है, गुड्स बनाने में कोई खर्चा नहीं लग रहा उसमें, है ना। तो वो चीज है। आप मान लीजिए किसी मार्केटिंग वाले को, है ना, आपने क्या किया हुआ है, किसी ऑफिस में सेल्स पर्सन रखा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है आपका प्रोडक्ट, आप उसको सैलरी दे रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बात समझ गए ना। क्या वो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है क्या वो बंदा, उसको आप सैलरी दे रहे हो, वो कौन सा खर्चा कहलाएगा, इनडायरेक्ट। बात समझ में आएगा ना। वो खर्चा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो सारे डायरेक्ट है, इसके अलावा जो भी आप खर्चा कर रहे हो सारे इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाता है। ओके, अब आ जाओ जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि हर बिजनेस का एक ही पर्पस होता है, सबको मालूम है कि भैया प्रॉफिट यानी कि लाभ। कोई भी व्यक्ति जब कोई छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करता है, उसका एक ही मोटो है भैया, प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना। तो लाभ क्या है बताइए, द फाइनेंशियल गेन अ बिजनेस मेक्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू। यानी कि जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया एक साल में, उसको आप घटा दोगे किससे, अपने खर्चे से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई गुड्स को बेच करके 1 लाख रुपए मैंने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया, और उसमें से मेरे 70,000 एक्सपेंस को घटा दो, तो फाइनली मेरा प्रॉफिट क्या निकला, 30,000। तो ये तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, सभी को मालूम है ना। तो यहां पर प्रॉफिट का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल का आप देखोगे, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि फाइनेंशियल मतलब पूरे ईयर का, तो पूरे ईयर का आप देखोगे। अब इसमें भी देखो आगे जाके आप पढ़ोगे, दो टाइप का प्रॉफिट होगा, देखो ग्रॉस और दूसरा क्या है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट क्या है, किसी गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करने पर टोटल आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, उससे क्या प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, नेट। नेट का मतलब यहाँ पे शुद्ध प्रॉफिट, शुद्ध लाभ कितना हुआ। अब जैसे यहाँ पर देखो ना एग्जांपल में, इसका टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा था माउस का, 130 रुपया मेरे को टोटल लागत पड़ा था, मैंने तो बेचा कितना में था, 150 में, यानी कि 20 रुपए का मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन कौन सा प्रॉफिट हुआ, नहीं नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने ये गुड्स को क्या किया, सेल किया, उससे मैंने जो पैसा लिया वो मेरा 20 रुपए हुआ, मेरा ग्रॉस जी, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन खर्चे काट करके जो पैसा बचता है वो है नेट प्रॉफिट। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने रेंट पे कर दिया जी 10 रुपया, मैंने 5 रुपए क्या किया, मैंने बिजली का बिल चुका दिया, तो अब बताइए प्रॉफिट तो हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था कितना, 20 रुपए ना। अब उसमें से आपने खर्चे भी तो और कर दिए, और भी एडिशनल और कुछ खर्चा खर्चा कर दिया, जैसे बिजली का बिल चुकाया, रेंट पे किया, तो वो 15 रुपए माइनस करके अब आपका बिजनेस कितना में प्रॉफिट में चल रहा है, 5 रुपया में। अभी मैंने अमाउंट को बहुत छोटा रखा है ताकि आप सिर्फ चीजों को समझिए और कुछ नहीं। तो मेरा बिजनेस, अगर मेरे से को पूछेगा भैया बताए बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, हाँ जी प्रॉफिट में जा रहा है, कितना प्रॉफिट में जा रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट में जा रहा है। कैसे, क्योंकि मेरा एनपी क्या है, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट 5, शुद्ध लाभ मतलब कि आप सारा खर्चे वर्चे काट करके आपके पास क्या बचा। अब जैसे एक बात होता है, आदमी बोलता है ना कि मैं कमाता तो इतना हूं, मेरा सैलरी तो भैया 50,000 है, लेकिन बचाता क्या है, तो बचाएगा कितना, जितना वो खर्चा उर्चा सारा काट करके, है ना, सब कुछ काट कुटा के बचा कितना रहे, तो बचा कितना रहे हो उसको क्या बोलते हो, नेट प्रॉफिट। बात समझ, टोटल कितना आ रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। समझ, ग्रॉस का हिंदी क्या होता है, टोटल, कुल, कुल लाभ, है ना। और ये हो गया नेट यानी कि शुद्ध लाभ। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे। अच्छा, दूसरा ये कोई नहीं चाहेगा जो आप शब्द देख रहे हो, क्या, लॉस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर पीरियड। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने ज्यादा खर्चे कर दिए हैं, खर्चे ज्यादा कर दिए हैं, जितना आपको रेवेन्यू मिला था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो जाहिर सा बात है क्या हो जाएगा, लॉस। अभी देख लो जी, अभी हम लोग कर लेते हैं, अभी बिजनेस कितना नेट प्रॉफिट में जा रहा है बताइए, 5 रुपया में ना। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अब बताओ मैंने 20 रुपया और कहीं पे खर्चे कर दिए, एडवर्टाइज में खर्चा कर दिया, बताओ सीधा सीधा 15 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी इसी एग्जाम्पल को मैंने आगे बढ़ाया, तो सिंपल है, अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, तो भैया बिजनेस को लॉस होगा, सिंपल है। तो लॉस एक शब्द है। अब ये देखो जी 13वां नंबर क्या दिख रहा है आपको, जर्नल। अब ये जर्नल क्या है सर, अब इसमें देखिए ये भी टर्म्स आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जर्नल वो बुक होता है जिसमें आप लेन देन करते हो, लेन देन रिकॉर्ड करते हो, बिजनेस का सुबह से शाम तक जो भी लेन देन होता है उसको आप कहां पर रिकॉर्ड करते हो, जर्नल में। लेकिन मैंने आपको यह भी बता दिया था पिछले क्लास में, टैली में हम लोग जर्नल
जर्नल नाम का वाउचर देखेंगे, है ना। हम लोग जो भी एंट्री करेंगे कहां पे करेंगे, वाउचर में। तो यहाँ पे बस एक जर्नल के बारे में अकाउंट के स्टूडेंट को मालूम होगा, द फर्स्ट बुक वेयर ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देख रहे हो ना। तो वो बुक जिसमें बिजनेस का सुबह से शाम तक जितना भी एक ऑर्डर में डेट वाइज, है ना, पूरा लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कॉपी मैं ले लेता हूं, मान लो ये जर्नल है मेरा, मेरे बिजनेस का। तो आज मैंने मोहन को 1 लाख का माल बेचा, मैंने क्या किया, लिख लिया। आज मैंने 2,000 का बिजली का बिल पे किया, क्या किया, लिख लिया। बात समझे ना। आज मैंने स्टाफ को 20,000 सैलरी दिया, क्या किया, लिख लिया। 50,000 का गुड्स परचेस किया, लिख लिया। तो ये किस में लिख रहा हूं मैं, जर्नल में लिख रहा हूं। ओके, तो जर्नल इज अ बुक। चलो जी अगला देखो 14 नंबर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेजर जिसको खाता कहते हैं हिंदी में। बुक दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, है ना। इट रिकॉर्ड्स ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को, बस इतना समझिए वह पुस्तिका जिसमें सभी खातों का संग्रह होता है। अब लेजर क्या है, देखिए। अब जिस भी नाम से, जो भी नाम से हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसका हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। जैसे अभी मैं बोल रहा था, क्या सेल मैंने किया 1 लाख रुपए का, तो सेल का क्या करूंगा मैं, एक लेजर बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। आज मैंने 1 लाख का सेल किया, कल मैं फिर 50,000 का कर रहा हूं, परसों फिर मैं 10,000 का किया, तरसों फिर मैंने 20,000 का किया। बताइए टोटल मैंने कितना सेल किया। तो किससे पता चल रहा है, लेजर से पता चल रहा है। सो इट इज अ रिकॉर्ड, है ना। भाई एक आप क्या करते हो, जैसे अभी मैं कॉपी लिया था आपका, मैंने क्या किया, मैं मोहन ट्रेडर को, मैं हर बार, वो मेरा देनदार है, मेरा डेटर है मान लो, मैं उसको उधार में सामान बेचता हूं अक्सर, अक्सर वो हमसे उधार ले जाता है। तो मैंने क्या किया, मोहन ट्रेडर का यहाँ पर एक लेजर बना लिया, और उसके नीचे जितना भी ट्रांजेक्शन होगा मैं क्या करूंगा, लिखते रहूंगा, लिखते रहूंगा, लिखते रहूंगा, और एक रिकॉर्ड हो गया। और मोहन ट्रेडर मेरे से कभी भी हिसाब मांगेगा तो मैं इस लेजर से क्या कर सकता हूं, दे सकता हूं। तो इट इज अ कलेक्शन। अब ये देखिए इसके अंदर सारे खाता को लिख रहा हूं। अब मेन किसका लेजर है, ये मोहन ट्रेडर का। लेकिन मोहन ट्रेडर जो भी मेरे से लेन देन कर रहा है सबको इसके नीचे लिख रहा हूं, है ना। आप लोग भी देखे होंगे जो मतलब ज्यादा अकाउंटिंग नहीं जानता है, जो छोटा मोटा व्यापारी लोग है, जो रिटेलर सब है, जो आज के टाइम पे कंप्यूटर यूज नहीं करता है, उनके पास भी एक बुक होता है जिसमें वो खाता बनाता है, लेजर बनाता है। देखते हो ना, हम लोग भी जाते हैं दुकान पे कहीं उधार लेने, तो क्या करता है, हमारे नाम का खाता बना लेता है, देखते हो। और उसके नीचे वो क्या करता है, लिखता रहता है। तो वो लेजर हो गया, और उसके अंदर वो सारा क्या कर रहा है, अपने ट्रांजेक्शन को लिख रहा है, राइट। तो यहां पर आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, कैश का लेजर, अकाउंट रिसीवल का लेजर, तमाम तरह के लेजर्स आपको आगे जाके देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर, ठीक है। देखो जी अगला शब्द क्या है आपका, ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें जितना भी आप लेजर रिकॉर्ड करोगे, जैसे कैश का हो गया, सेल का हो गया, एक्सपेंस का लेजर हो गया, इनकम का खाता हो गया, बात समझ, जितना भी आप लेजर रिकॉर्ड करोगे उसका डीआर वाला अमाउंट। अब ये डीआर और सीआर अभी आगे आने वाला है, बात समझे ना। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जब तक डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग के अंदर नहीं पता चलेगा, तब तक आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी आगे हम लोग इसके बात करेंगे, लेकिन इतना समझिए, ट्रायल बैलेंस क्या है, हमेशा हर खाता का जो भी आपके पास लेजर होगा, उसका डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट, दोनों साइड क्या करेगा, वो दोनों एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों को मैच करेगा। अगर ये दोनों आपस में डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट, डेबिट अमाउंट, देखो यहां पर लिखा है ना, इफ डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, है ना, अकाउंटिंग का सिंपल फंडा है, डेबिट वाला अमाउंट हमेशा किसके बराबर होगा, क्रेडिट वाला अमाउंट, देन द ट्रायल बैलेंस इज बैलेंस्ड, यानी कि दोनों बिल्कुल। और जब हम लोग आगे जाके समरी बनाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो हम रिपोर्ट्स वगैरह, अगर रिपोर्ट्स अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हम कहां से चेक करेंगे, हम उसका ट्रायल बैलेंस से, कि देखिए जरा हमने कहां गलती किया। ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आप आगे जाके अकाउंटिंग का पूरा बिजनेस का रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें सभी खातों का जो बैलेंस होता है वो आपको डीआर के रूप में या सीआर के रूप में आपको दिखाई देता है इस स्टेटमेंट के अंदर। ओके, देखिए अभी ना तो मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं, बस अभी मैंने आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, क्या करेंगे, क्या हम लोग कर रहे हैं, शब्द। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने आज तक कभी ट्रायल बैलेंस ही नहीं सुना होगा। बहुत सारा आपके बैच में ऐसे स्टूडेंट है जिसने आज तक कभी ऊपर में लेजर पढ़ा है, आपने लायबिलिटीज देखा, एसेट्स देखा, क्रेडिटर देख रहे हो, एक्सपेंस देख रहे हो, एक्सपेंस का टाइप देख रहे हो, ये सारे के सारे शब्दों पे बस आपको फोकस करना है, दैट्स इट। इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या है टर्म्स, देखिए जरा, बैलेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस का टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी शो करता है। एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे पता चलता है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर आपसे कोई बोलता है मतलब डे टू डे लाइफ में कि बताओ भाई कितना अमीर गरीब क्या है तू, तो आप बताओगे ना जी मेरे पास इतना संपत्ति है, मैं मेरे पास इतना कर्ज है। अगर मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास संपत्ति जी 50 लाख रुपए का है और कर्ज में 40 लाख रुपए का, लायबिलिटी कितना का है, 40 लाख का, तो इसका मतलब मैं मालिक कितना का कहलाया, 10 लाख का ना। टोटल एसेट्स कितना है, 50 लाख, लायबिलिटी कितना है,
40 लाख है ना। तो भाई आप मालिक कितने के हुए, 10 लाख के एसेट्स। तो ये सारा एसेट्स और सारा लायबिलिटी और जो भी बिजनेस का समझ गए ना ओनर का क्या बचता है, वो सब कुछ आपको क्या दिखाए, किस में दिखाई देगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एक बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप देखते होंगे कोई बंदा अगर मान लीजिए कहीं पे लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, कहीं पर भी कोई बिजनेसमैन है और वो बोलता है जी मैं तो कहीं पर लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ भी कहीं से लोन ले, तो उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा रिपोर्ट देखा जाएगा, बैलेंस शीट देखा जाएगा। क्योंकि बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटी यानी कि जो ओनर का जो शेयर है वो सब कुछ इसमें पता चलेगा। आगे इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बैलेंस शीट सबको, राइट। देखो जी, एक और है, एक और आपको खाता दिखाई देगा, इसका नाम क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से पता चल रहा है बिजनेस साल में प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, लाभ कर रहा है या हानि हो रहा है, ठीक है ना। ये सब का स्टेटमेंट कहां पे मिलेगा, ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखिए 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी 4, अभी एक मैंने ट्रायल बैलेंस बताया आपको ऊपर, एक और मैंने अभी बताया नीचे में क्या, बैलेंस शीट। एक और क्या है आपका यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। एक और होगा ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है साल भर में, वो आपको इस स्टेटमेंट में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आप कितना नेट प्रॉफिट, और इसमें खास करके क्या चीज दिखता है, नेट प्रॉफिट दिखता है, ग्रॉस वाला नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आपको देखना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट देखना पड़ेगा, समझ गए ना बात, ट्रेडिंग अकाउंट देखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ये समझा देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो अ कंपनी रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर कंपनी के पास कितना टोटल रेवेन्यू आया, यानी कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ। इनकम और खर्चा का आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बचा, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही दिखाई देता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, आगे जाकर के हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला शब्द क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखिए एक नया शब्द है आप लोगों के लिए बिल्कुल, है ना। अब एक बात बताइए, यहां देखिए साफ क्या लिखा हुआ है, एक संपत्ति के मूल्य में समय के साथ में कमी। जाहिर सा बात है, ये बताइए सिस्टम मैंने 4 साल पहले लगाया था, अब जिस टाइम पे मैंने ये सिस्टम लगाया था अपने कंप्यूटर सेंटर में, उस टाइम पे उसका वैल्यू और आज के टाइम पे इसका वैल्यू क्या सेम होगा क्या, नहीं होगा ना। अब जैसे किसी सामान को आप यूज करते हो, खास करके फिक्स एसेट जो होता है उसका हर साल कोई ना कोई क्या होता है, डेप्रिसिएशन करता है। वो आगे हम डिटेल में एंट्री और डिटेल में डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर होगा, बात समझे ना। उसको मैं पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से, ताकि आपका कहीं ना कहीं जो टाइम टू टाइम जो फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट होगा वो हमारा सही से मैच करता रहे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक संपत्ति के मूल्य में जो गिरावट होता है, समय के साथ जो कमी आता है, जो उपयोग या पुरानी होने के कारण, है ना, होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। और ये भी एक प्रकार का लॉस ही होगा हमारा कहीं ना कहीं, वो आगे हम देखेंगे। जैसे मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होगा, इन सब चीजों के ऊपर, है ना। क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना, हम उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्या है, टर्म्स देख रहे हो आप लोग, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो हमें लेना है, हमें कहीं से प्राप्त करना है, रिसीव मतलब प्राप्त करना है, तो वो पैसा जो हमें कहीं ना कहीं कहीं से प्राप्त होगा उसे बोलोगे क्या, अकाउंट रिसीवेबल, लेखा प्राप्ति, ठीक है। और अकाउंट्स पेएबल मतलब वो पैसा जो मुझे किसी को ना किसी को पे करना है, दे करना है, पेएबल मतलब देना है, वो आपका अकाउंट्स पेएबल कहलाएगा, ओके। ये सब भी देखेंगे। कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बिजनेस के अंदर, है ना, कैश, बिजनेस में कैश है कि नहीं है। तो देखिए कैश फ्लो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, आगे मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। और बिजनेस हमेशा देखता है कि व्यवसाय में पैसा का आना या जाना, मतलब पैसा जो कैश है, नगद जो है, वो पैसा आ रहा है जा रहा है, किस फ्लो में आ रहा है जा रहा है, उसका उससे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे ये सब स्टेटमेंट सब देखेंगे, रिपोर्ट सब देखेंगे। क्रेडिट या फिर अगला डेबिट। देखो ये क्रेडिट और डेबिट आपको अकाउंटिंग करते टाइम पर कई बार आपको सुनने को मिलेगा, है ना। अब देखिए जैसे आप लोगों को सिंपल सा मेथड पता होगा, जो मैं अभी बता रहा था, दुकानदार लोग क्या करता है, वो भी रिकॉर्ड करता है बिजनेस के लेन देन को, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं करता है। उसको देखोगे, उसको डेबिट क्रेडिट के बारे में जानकारी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है जानकारी, क्योंकि वो क्या करता है, सिंपल मान लीजिए आप एक अगर मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाओगे कोई सामान लेने के लिए, तो आपके खाता पर 50,000 रुपए चढ़ा देगा, 50,000 रुपए चढ़ा दिया मतलब आपका खाता प्लस हो गया 50,000 रुपए से। अगर आप उसको 20,000 रुपए फिर दोगे तो क्या करेगा, वो माइनस कर देगा 20,000 रुपया, बचेगा कितना, 30,000। फिर अगर मान लो आपने 10,000 और दे दिया, फिर क्या करेगा, वो माइनस कर रहा है। कभी खाता क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है। मान लीजिए 1 लाख का और सामान उससे ले आया आप उधार में, तो क्या होगा, फिर खाता आपका प्लस हो जाएगा। तो ये जो आप आगे जाके अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के अंदर ये जो खाता कभी घट रहा है या बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ डेबिट या
क्रेडिट, हम लोग उसको क्या करेंगे, डीआर या सीआर, यानी खाता को डेबिट क्रेडिट करने से ही खाता के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, जो हम खाता रिकॉर्ड करेंगे आगे, राइट। तो यहां पर क्रेडिट वो होता है, देखो अब इसका मैं रूल लिखवाऊंगा, अपने हिसाब से आप क्रेडिट या डीआर डेबिट नहीं करोगे। अब लेबिलिटी सबका जो खाता होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, लिखा हुआ है द एंट्री मेड टू इंडिकेट एन इंक्रीज इन लेबिलिटी, इक्विटी, इनकम, है ना, या फिर डिक्रीज इन सम एसेट्स। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आगे जाकर के आपको ये रूल्स बताऊंगा कि खाता को डीआर या सीआर किस बेस पर किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी टाइप का बिजनेस का लेबिलिटी होगा, वो लेबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये हमेशा क्रेडिट होगा। जितना भी बिजनेस का इनकम होगा, है ना, इनकम होगा, है ना, इनकम, वो सब अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये मैं आपको अलग से सेपरेट रूल लिखवाऊंगा कि कब जो खाता होता है बिजनेस का, क्रेडिट कब होगा और डेबिट कब होगा। सिंपल भाषा में क्या मैंने बोला कि खाता कभी बढ़ेगा, खाता कभी घटेगा, यही तो अकाउंटिंग है। अगर मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेल किया, तो सेल आज मैंने किया 50,000 का उधार में, तो मैंने जिसको सेल किया उसका खाता क्या होगा, 50,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने उधार में माल बेचा है। अब वो मुझे फिर 10,000 रुपए देगा, तो फिर उसका खाता क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इन खाता को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है, ये आगे हम रूल के जरिए समझेंगे, और यही हमारे लिए एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा टास्क होगा, सीखना कि कैसे हम अकाउंटिंग करते टाइम पर डीआरसीआर करेंगे, ठीक है।